प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। हम बहुत आगे निकल आए हैं। ब्रॉडकास्टिंग के बारे में हमने बड़ी बातें की और आपकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में भी थोड़ी सी बात और करके फिर हम आपके अदब और इस पर आते हैं। ये बताइए कि आपने शादी कब की और अपनी शादी और फिर अपने बच्चों के बारे में देखिए ज़रा आप बताइए। मेरी शादी 5 अप्रैल 1953 को हुई मेरठ में, और बिल्कुल जैसे कि हमारे यहाँ एक रिवायती शादी होती है। मेरी बीवी अरेंज मैरिज थी। अरेंज मैरिज थी। मेरी बीवी पर्दानशीन खातून थी। मैंने शादी से पहले उनको देखा नहीं था, हज़ मामूल जैसा कि हम लोगों के यहाँ होता है। और फिर मैं यहाँ से उनको लेकर बम्बई चला गया। तो बम्बई में जाहिर है कि मेरा उठना बैठना मिलना जुलना बहुत से फैमिलीज़ में था। तो मेरे लिए ये एक चैलेंज था कि मैं किस सूरत से एक ऐसे खातून को जो बिल्कुल पर्देदार खातून है, मुझसे कहा कि भाई क्या औरतों के मर्दों के औरतें दोस्त होती हैं, मैं तो आपसे सुन रही हूँ। मैंने कहा नहीं, हमारी दोस्त हैं। चुनांचे मेरे मिलने जुलने वाली ख़वातीन जो थीं, घर जो थे वो हम साथ जाते थे, और बहुत जल्द उनको ये अंदाज़ा हो गया कि ये एक फैमिली फ्रेंडशिप होती है। और उसके बाद उन्होंने उस ज़िंदगी को पूरी तरह एडजस्ट कर लिया। हमारे दोस्त हैं बम्बई में, एक खितान साहब थे जो बहुत ज़्यादा में दोस्ती थी। ये उसके अलावा अख्तरुल्लिमान के यहाँ हमारी आना जाना था, इजाज़ सिद्दीकी के आना जाना था, तस्दीक़ सिवारवी का आना जाना था, गायद साहब वगैरह थे। तो इस तरह के लोग थे। और जहाँ मैं ये समझता था कि वहाँ जाने से मेरी फैमिली लाइफ ख़राब होगी, वहाँ मैं बीवी को नहीं ले जाता था, ख़ुद भी कम जाता था। यानी कि इस्मत ने मुझसे कहा कि भाई सुना तुम्हारी शादी हो गई, इस्मत चुगताई ने। मैंने कहा हाँ। बीवी कहाँ है? मैंने कहा मेरठ गई हुई है। क्योंकि वहाँ ये होता था कि उस वक्त जहाँ कोई तरक्की पसंद अपने बच्चों को लाया, कुछ किया, तो उसको एकदम इपटा ले गया, यहाँ ले गया, वहाँ ले गया, ऐसी चाट पड़ती थी कि कई मैंने ऐसी ख़वातीन देखी हैं कि बेचारी वो आईं और उसके बाद वो गलत किस्म की तरक्की पसंदियाँ पड़ गई। तो ये तो अब दूसरी तरक्की कर गई। हाँ। तो उसके बाद जब मैं दिल्ली आया हूँ तो फिर तो आप देखते, मैं हमेशा कहीं भी जलसे में जाते, मैं आपको गुंजा साहब किसी भी जलसे में मैं जाता हूँ, मुशायरा हो, सेमिनार हो, कुछ हो, हमेशा मेरी बीवी मेरे साथ होती थी और बड़ी साहिब ज़ौक़, और उनमें वो अच्छा उसी के हिसाब से हमारे बच्चे। तो मेरी एक नज़म है जिसका आखिरी मिसरे हैं, रक़्सा है नवेद की आंखों में, मुस्तक़बिल के रोशन खाके, जावेद शबाना शाहीना सब मिलकर हंसते हो जैसे, जो मुझसे दूर रही अब तक वो मंजिल इन्हें बुलाती है, जो मेरे कान न सुन पाए वो नगमा इन्हें सुनाती है। ये बच्चों के साथ मेरे मामले तरबियत। मजाज से आपके कैसे ताल्लुकात रहे और उनकी ज़िंदगी के बारे में कुछ थोड़ा? देखिए, मैं मजाज को यहाँ जब दिल्ली आया तो मजाज यहाँ हार्डिंग लाइब्रेरी में काउंटर क्लर्क, नक्शब जारचवी ने मुझसे कहा कि भाई फसीउद्दीन अहमद एक मीटिंग करते हैं, तुम उसमें आओ। जिस दिन आया मैं, अगस्त सन 43 में आया था, तो वहाँ पहुँचा तो वहाँ मजाज साहब भी थे। तो मजाज से, जज्बी से, ख्वाजा हसन निज़ामी से और फसीउद्दीन साहब से वहीं मुलाकात हुई पहली बार, और निहाल सिवारवी से। ये 5-4 वहाँ थे। तो मैंने दिल्ली का एक ऐसा शुस्ता माहौल देखा। उसके बाद ये हुआ कि सन 44 की जो आखिरी रात होती है न्यू ईयर डे, तो मुझसे निहाल सिवारवी ने कहा कि भाई चलो आज तुम्हें ले चलते हैं। मैं कहा चलिए। तो निहाल सिवारवी मुझे ले गए अपने साथ। ये चांदनी चौक में एक वकील साहब थे, उनके ड्राइंग रूम में मजाज रहा करते थे। उस रोज़ सागर निज़ामी मैं अपनी बेगम के दिल्ली आए हुए थे, तो उनके एजाज़ में नशिस्त रखी मजाज ने अपने घर पे। सागर साहब, उनकी बेगम, मोइन हसन जज्बी, मजाज खुद और निहाल सिवारवी और मैं, ये उस महफिल के में थे। अब वो न्यू ईयर पार्टी भी थी, उनकी एजाज़ी पार्टी थी। पहले शराब चलती रही, शराब मैं नहीं पी रहा था, शराब वो नहीं पी रही थी ज़किया, बाकी सब लोग शराब पी रहे थे। तो मैंने पहली बार लोगों को शराब पीते देखा, और उस शराब पीने का तासुर मेरी एक नज़्म ज़िंदगी उसमें है, किस तरह कहने की दुनिया मरकज़ आलाम, ये एक नज़्म है मेरी। मैंने उसी तासुर से मैंने याद है कोई बंद तो सुनाइए। जी हाँ, बिल्कुल याद है, सुनाइए। नज़्म ये है जनाब, उस महफिल वो के बाद सुनाइए। बात तो सर वो किस तरह कह दूं कि दुनिया। अच्छा, इससे पहले मेरी शायरी में एक यासियत थी। मसलन जो पहली नज़्म मैं आपको सुनाऊं, उससे आपको अंदाज़ा होगा कि मेरी क्या शायरी थी। गुलाब का फूल, जिसने यानी दाद वसूल की थी उस वक्त के लोगों से।
खिला हुआ है झाड़ियों में फूल एक गुलाब का, वो याद रखिए, वो तशद्दुद नुमाई। जी जी, वो याद है उस शेर का। खिला हुआ है झाड़ियों में फूल एक गुलाब का, अटे हुए गुबार में है जिसके आरिज़ो जबी, कचो के दे रहे हैं खार खंजरों से पै बपै, लहू लहान है तमाम इसका जिसमें नाजनी। वाह वाह वाह। हर एक नस छिदी हुई, हर एक जुज अलग अलग, लबों पे खुश्क पपड़ियाँ, रुख हंसी पे झुर्रियाँ, बगुले मारते हैं जब तमाचे उस गरीब को, नजर उठा के देखता है आंसू आसमां। वाह वाह वाह। बदल रहा है करवटें, तड़प रहा है उसका दिल, टपक रहा है खंदक से तशनगी का रंग भी, सुना रही है चश्मे यास बेकसी का माजरा, बता रहे हैं खुश्क होंठ दास्तान बेबसी। हर एक शय को देखता है यूं निगाह यास से कि जैसे दहर में कोई नहीं है उसका हमनवा। वाह 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 वाह। हर एक शय को देखता है यूं निगाह यास से कि जैसे दहर में कोई नहीं है उसका हमनवा, सहे जरा सी जान उसके जुल्मो जौर ताबक है, हवा में झूलता हुआ वो गिर गया बिखर गया, खिला हुआ था झाड़ियों फूले गुलाब का। वाह वाह। ये नज़्म थी जिसको उसने हजरत इफ़त करके छापा, और जिसकी पढ़ के खुर्शीद इस्लाम ने अख्तर से कहा कि भी एक शायर मिले थे वहाँ चांदपुर में, इतने अच्छे शायर हैं, और अख्तर से मैं मुलाकात पहले हो चुकी थी, उन्होंने इस नज़्म को पसंद किया। और इसी तरह की और नज़में हैं जिनमें ज़िंदगी में हुस्न है लेकिन उसमें यासियत का पहलू ख़त्म होता है। पहली नज़्म जो मैंने कही है यासियत से हट के, वो ये नज़्म है जो मैंने उस शराब के महफिल में पहली बार जब मिला उनसे, इन लोगों से, किस तरह कह दूं कि दुनिया मरकज़े आलाम है, जिंदगानी जहर का ही एक छलकता जाम है, ये फजाएं ये खनकते जाम ये दौरे शराब, ये फजाएं ये खनकते जाम ये दौरे शराब, साक़िए गुलफाम मुतरिब शाहिदाने बेनकाब, ये रुपहली चांदनी की महफिल रक़्स सरोद, हर तरफ जश्न बहारां हर तरफ रंगे शबाब, ये बहारें आंचलों की गेसुओं का एहतमाम, कह कहे अंगड़ाइयाँ अटखेलियाँ रक़्स खराम, ये बहारें आंचलों की गेसुओं का एहतमाम, कह कहे अंगड़ाइयाँ अटखेलियाँ रक़्स खराम, मोहतरम जलवे हंसी राहें फ़ज़ाएं मुश्कबार, हुस्न दरागोश हर एक सुबह हर सरमस शाम। गुरेज देखिए, क्या ये सब रंगी मनाज़े मरकज़े आलाम है? क्या ये सब रंगी मनाज़े मरकज़े आलाम है? क्या सुरूर रंगबू भी रंजो गम के नाम है? क्या खनकते कहक़े भी हैं सदाए दर्द व गम? क्या ये सब मस्त शराब सरखुशी नाकाम है? तूने देखी है अगरचे गम की मारी जिंदगी, भूख और इफलास के मलबूस में लिपटी हुई। तूने देखी है अगरचे गम की मारी जिंदगी, भूख और इफलास के मलबूस में लिपटी हुई, बेतमन्ना बेइरादा बेतलब बेरंगबू, बेतमन्ना बेइरादा बेतलब बेरंगबू, बेनियाज़े ऐशो इशरत मुतलकन बेचारगी, जिंदगी लेकिन कोई ठहरा हुआ पानी नहीं। जिंदगी लेकिन कोई ठहरा हुआ पानी नहीं, जिंदगी तो जावेदां है जिंदगी फानी नहीं। जिंदगी लेकिन कोई ठहरा हुआ पानी नहीं, जिंदगी तो जावेदां है जिंदगी फानी नहीं। जिंदगी बढ़ता हुआ धारा है एक तूफान है, गिरिए शबनम नहीं अश्कों की दोगयानी नहीं। मद्दो जज़े रंजो गम मौज निशातो सरखुशी, हम नशी हैं ये सभी अज्जाए बहरे जिंदगी। जुल्मते शब देख ली अब सुबह का इजलाल देख, माँ सिवाय रंजो गम दुनिया में है कुछ और भी। किस तरह कह दूं कि दुनिया मरकज़े आलाम है, जिंदगानी एक हुजूम ऐशो गम का नाम है। क्या बात है, वाह वाह। ये आपने जब वहाँ सुनाया और वो सब लोग शराब पी रहे थे? नहीं, ये मैंने उस महफिल के बाद रिएक्शन जो मुझ पे हुआ, ये बाद में कभी इसको सुनाने का मौका मिला कि नहीं? हाँ, बहुत सुनाया मैंने। ये उन लोगों के बीच में वो लोग इकट्ठे कहाँ हुए? फिर नहीं हुआ। वो तो एक ऐसी रात थी कि जज्बी एक अलग चीज़ है, मजाज एक अलग चीज़ है, निहाल साहब अलग थे। ये तो ये हुआ कि मेरी ज़िंदगी में जब मजाज साहब का जिक्र आप कर रहे थे, मजाज से वहाँ मुलाकात हुई। उसके बाद मजाज ने मुझसे कहा कि तुम मुझसे मिलो। मैं गया उससे। अब मजाज साहब तो मुझसे मिलने लगे। वहाँ एक मजिस्ट्रिक सिनेमा हुआ करता था चांदनी चौक में, उसके ऊपर एक बार थी, वहाँ वो शराब पीते थे। मुझे ले गया अपने साथ। मुझे कहने लगे कि मैंने कहा नहीं, मैं तो शराब नहीं पीता। तो मजाज ने बहुत बड़ी बात की। उसने कहा कि मैंने कभी किसी को शराब पीने के लिए मजबूर नहीं किया। बिल्कुल सही, ये बिल्कुल सही बात। तो सोडा मंगाया गया और मैं उनके साथ सोडे में साथ देता रहा। फिर हम लक्ष्मी बार में बैठने लगे।
चांदनी चौक के नुक्कड़ पे था। जी हाँ, वहाँ यही सिलसिला रहा। उसके बाद मजाज जो थे, अच्छा मेरी एक आदत थी कि मैं रहता था उस जमाने में गली खाना में, असगर साहब एक थे, उनका कमरा मेरे पास था, तो वहाँ मजाज अब मेरे पास आ जाया करते थे। तो मैं दूध बहुत पीता था। मजाज का एक जुमला मेरे बारे में, यार तुम तो अब तक शीर खार हो, शीर खार हो। तो यहाँ एक गौस नाम का एक हलवाई था मटिया महल में, उस पर मेरे हिसाब चलता था। तो मैंने कह दिया था कि भाई सुबह को ये साहब आए तो उनको मेरे हिसाब में पिला दिया करो दूध। चुनाचे वो सुबह को मेरे हिसाब में मलाई का दूध पीने जाते थे, कभी हम दोनों, कभी वो अकेले, मजाज साहब। और होते होते हर शाम मेरी होने लगी मजाज के साथ। वो कहता था कि तुम मेरी रिसर्च हो। मुलाकात हुई जब दोबारा, कहने कुछ सुनाओ, नज़में सुनाओ। कहने कि एक नज़म से अंदाज़ा नहीं होता, कई नज़में सुनाओ तब मालूम पड़ेगा तो कि तुम कैसे लिखते हो। तब उसको पसंद आया मैं। और फिर हमारे कई दोस्त कहने लगे तुम तो मजाज के अटैची केस हो गए हो। शाम हमेशा गुजरती मजाज के साथ। मजाज रात को 12 बजे बैठे हैं, उनकी अपनी महबूबा से बात हो रही है, उनसे कह रहे हैं कि मेरे पास कोई नहीं है और मैं हूँ बैठा हूँ, जोरा साहिबा, जोरा अंसारी। मजाज साहब के उस ज़माने में, जिस ज़माने में मैंने ये शेर कहे हैं, और वो 5-6 महीने जो मेरे साथ रहा है, ये मेरे साथ रहा मजाज से जनवरी सन 45 से और अगस्त सन 45 तक, जब तक बम्बई गया हूँ। बाद में बम्बई मुलाकातें हुई, वो अलग बात है। उन मुलाकातों में मुझ पे मजाज का असर आहिस्ता आहिस्ता आया और मैंने बहुत सी ऐसी नज़में कहीं कि जिनमें सरखुशी, सरमस्ती किस्म की चीज़ें थीं। तो मजाज ने उस दौर में जो नज़में कहीं, एक तो वो नज़म है अब मेरे पास तुम आई हो तो क्या आई हो, मेरे सामने की नज़म है। बल्कि मैंने एक जगह कहीं लिखा है कि मजाज का इस कदर वो संजीदा थे अपनी शायरी के बारे में कि उन्होंने उस नज़म में एक बंद है, वह नज़म है अब मेरे पास तुम आई हो तो क्या आई हो, हुस्न सामने वो लालो गौहर डाल दिए, मेरे पैमाने मोहब्बत ने सिपर डाल दिए। ये शेर था। बाद में उसको एहसास हुआ कि सिपर तो मुन्नस है, तो उसने उसको चेंज किया। हुस्न जब भी मोहब्बत की नज़र डाली है, मेरे पैमाने मोहब्बत ने सिपर डाली है। मगर जो रवानी पहले शेर में वो इसमें नहीं आई, लेकिन चूंकि वो मुन्नस था लिहाजा उसने किताबों में छपाया वो वही है जो सेकंड हुआ, लेकिन पहले ये था। मजाज साहब पढ़ते कैसा थे? अरे क्या बात थी मजाज की। मजाज के पढ़ने में एक तेजी थी, मजाज बोलते भी तेज थे। और मेरे पास तुम आई हो तो क्या आई हो, ये तर्ज था उनका। मैं तो बेसुर आदमी हूँ। मेरे पास तुम आई हो तो क्या आई हो, ये उनका अंदाज था। और रवानी में पढ़ते थे, मंतरा उठाते भी थे, और वो जो सरमस्ती उनकी शायरी में है उसी हिसाब से। तो वो नज़म कही उन्होंने, वो नज़म में कही जो अलाहाबाद से वो एक नज़म है, अलाहाबाद में हंसुओं चर्चे के दिल्ली का शराबी आ गया है, और वो एक नज़म है। फिर वो जो नज़म है बोल अरी को धरती बोल, वो भी उस ज़माने की नज़म है। और लखनऊ वाली जो नज़म है, रश के ज़माने में से कन जाए लखनऊ, जिसका एक शेर है, अब इसके बाद सुबह है और सुबह नौ बहार, हम पर है ख़त्म शाम गरीबान लखनऊ। अब इसके बाद सुबह है और सुबह नौ मजाज, हम पर है ख़त्म शाम गरीबान लखनऊ। तो मजाज साहब से मेरी क़ुर्बत बहुत रही। और मजाज साहब इस बात के, एक बात और मजाज साहब के बारे में बताना चाहता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो मैंने असम परवेज साहब को लिख के भी दी है, वो उसको शायद बाद में छापेंगे। वही है, ये वो दौर था कि जब कम्युनिस्ट पार्टी ने मुस्लिम लीग को सपोर्ट करना शुरू कर दिया था 45 में। और कम्युनिस्ट पार्टी के कई जो लोग थे वो मुस्लिम लीग में आने लगे थे। एक साहब थे कॉमरेड अहमद, आपने शायद जाना होगा। कॉमरेड अहमद साहब भी थे, वो भाई मैं तो मुस्लिम लीग की हो गया हूँ। अनीस हाशमी जो थे वो जनाब सिख सेक्रेटरी हो गए, सेक्रेटरी, हालांकि सब कम्युनिस्ट थे। कम्युनिस्ट पार्टी ने इस बात को मान लिया था कि पाकिस्तान होना चाहिए। चुनाचे बाद में जब बम्बई हम पहुँचे, हमने भी नज़में लिखी इस मौजू पर, और कौमी जंग में ये चीज़ें होती थी। तो एक नज़म लिखी थी मखदूम ने, पाकिस्तान हमारा, उसका एक बंद मखदूम का है और दूसरा बंद मजाज का है। अरे वाह, हाँ, ये नहीं मालूम था। हाँ, ये बहुत अहम बात है ये। तो वो उन दोनों नज़मों को, उन दोनों को पढ़ के, दोनों को मिला के उसने एक नज़म बनाई। और वो नज़म जो है, वो जो गीत है पाकिस्तान हमारा, वो छपा हुआ है, उसमें मेरे पास किताब है, मजाज का आहंग, उसमें छपा हुआ है जी। तो मजाज साहब उर्दू बाज़ार में एक छोटा प्रोसेशन निकला, और उस नज़म को
गाते हुए आगे आगे मजाज। मजाज। अच्छा, ये 45 की बात है। ये जो उस ज़माने में जब आगा सरखुश कदबाश यहाँ थे हाँ, ठीक है, चमनिस्तान ये में। बात हमें बिल्कुल नहीं मालूम थी। ये मैं अर्ज कर मुझे रहा नहीं हूँ मालूम आपसे, ये मैं अर्ज कर रहा हाँ। हूँ। फिर मैंने ये बात पूछी मखदूम से। मखदूम ने कहा ठीक है। तो मजाज साहब ने वो किया, और कम्युनिस्ट पार्टी चूँकि इसको सपोर्ट कर रही थी कॉज को, चुनाचे उस कॉज की वजह से मजाज भी उस कॉज में शामिल थे। और जब बम्बई मैं पहुंचा हूं, तो बम्बई जाने के बाद सरदार ने मुझसे कहा कि तुम न लिखो इलेक्शन के बारे में, तो मैंने वो लिखी थी कि वोट किसको दें, जिसका आखिरी मिसरा मुझे याद है। शुरू में था कि वोट उसको दो जो ये हो वो हो, एंड में था जिसके लब पर नगमे आज़ाद ये इंसान हो, नगमे आज़ाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान हो। क्या सरदार जाफरी भी बदले हुए थे उस जमाने में पाकिस्तान? कम्युनिस्ट पार्टी बदली हुई थी भाई, वैसी पूरी कम्युनिस्ट पार्टी। दार भाई देखिए, मजाज। कौमी जंग अखबार जो था उसके इदारे में सरदार जाफरी थे, कैफी आजमी थे, सिब्त हसन थे, जोए अंसारी बाद में उसमें आ गए थे, वो आज़ादी के बाद आए थे। तो ये जो थे, ये सारे के सारे उस अखबार में यही आर्टिकल आते थे, और ये मेरी नंद कौमी आवाज़ में छपी है जो मैं आपको सुना रहा हूँ, और सरदार के कहने पर लिखी हुई है। बल्कि अभी किसी जगह कैफी के बारे में कोई बात हो रही थी कि किसी ने लिखा कि कैफी को ज़ाती तौर पर ये बात पसंद नहीं थी, लेकिन चूंकि वो पार्टी का फैसला था, हम क्या कर सकते थे। फैक्ट है। तो अब आप ये बताइए कि आप दिल्ली से, मेरा ख्याल है 1943 में वहाँ से दिल्ली आए थे 1943 में, इसके बारे में और यहाँ आके आपने किया क्या? मुझे जहाँ तक याद है 4-5 मुलाजमतें 6 साल आपने की, वो क्या था? मैंने जब मैट्रिक पास किया तो उस वक्त ये हालात थे कि भाई जल्दी से कोई नौकरी कर लो, क्योंकि मैं उस ज़माने में उसके अपने फूलों के नक्शे बना के बेच रहा था। मेरी वालिदा मरहुमा जो थी वो उनकी बिनाई जाती रही थी, उनको बहुत कम नजर आने लगा था। तो मैं चांदपुर गया उस ज़माने में, मैं और मेरे एक दोस्त चांदपुर में स्कूल में कोई जगह है नगीने से चांदपुर, हम दोनों पैदल गए। मैं बहुत चलता था पैदल, लेकिन ये कि ये सुबह से गए और शाम तक पहुंचे वहाँ। और नेक्स्ट डे हमारा इंटरव्यू था चांदपुर में। तो इंटरव्यू था वो ड्राइंग मास्टर का। मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी थी, तो ड्राइंग मास्टर का हमारा वहाँ अपॉइंटमेंट हो गया। तनख्वाह तय हुई 15 रुपया। मैंने भाई इम्तियाज़ को लिखा बम्बई। भाई इम्तियाज़ ने कहा कि 15 रुपये में क्या होता है, और तुम बम्बई चले जाओ, मैं तुम्हें रुपये भेज रहा हूँ किराए के। उन्होंने मुझे 10 रुपये भेज दिए, और 10 रुपये लेके मैं अपने बड़े भाई मौलवी मुमताज़ अली से मिलता हुआ, मुझे मावाने रहते थे बम्बई। अब यहाँ मेरा कोई, अच्छा एक बात मैं आपसे कहूँ कि मुझे जितनी नौकरी मैंने की हैं, छोटी बड़ी रेडी फेडी, किसी में कोई सिफारिश किसी की नहीं, कभी भी लगा के गालिब इंस्टीट्यूट तक, समझे। समझ रहा। हाँ, तो मैं यहाँ आया, उन्होंने कहा कि मेरे एक दोस्त फरीद हैं, वो मोहम्मद उमर के यहाँ काम करते हैं। मोहम्मद उमर टेलर्स जो थे, इसके कश्मीरी गेट पे। हाँ, कश्मीरी गेट पे। तो मेरा पहला क़याम कश्मीरी गेट पे मोहम्मद उमर साहब के मकान पे हुआ। अच्छा। उनका कारखाना था एक, फरीद उनके दामादों में थे। तो मैं आ गया वहाँ, और वहाँ खाना पीना वहाँ होता था, और दिन में इधर से उधर निकलता, इधर गया उधर गया। एक दफ़ा अखबार देखा तो मालूम हुआ कि बच्चों को पढ़ाने की नौकरी है। मैं वहाँ पहुँचा, 2 बच्चे थे। उन्होंने कहा 2 बच्चे हैं हमारे, और आपको हम 20 रुपये देंगे। मैंने कहा ठीक है। तो सुबह को 2 घंटे पढ़ाने की मेरी वहाँ नौकरी लग गई। कहाँ? ये जो आज कटरा सुभाष है, इसका नाम पहले कटरा कुतुबुद्दीन था। अच्छा। और एक साहब थे जो इम्पोर्टर थे, इदरीस साहब। बल्कि वो इदरीस साहब जो हैं वो महमूद हाशमी की जो बीवी हैं पहली वाली, उनके कुछ रिश्तेदारों में भी थे वो। अच्छा। पंजाबी थे दिल्ली के। उनका इसमें पंजाबी फाटक मकान था, उनके यहाँ मुलाजिम हो गया मैं। उनका बहुत बड़ा काम था, और उनका एक गेस्ट हाउस था, वहीं मुझे रहने की जगह दे दी उन्होंने। फिर उनका क्या करते हो, दिन में मैंने कुछ भी नहीं करता, तो उन्होंने कहा कि शाम को तुम मेरे ऑफिस में बैठ जाया करो। तो चुनाचे शाम को मैं उनके दफ्तर में लड़की करने लगा, सुबह के बच्चे पढ़ाने लगा, तो मेरी तनख्वाह 40 रुपये हो गई। ठीक है। अब मुझे कुछ दिन बाद ये मालूम हुआ कि भाई आजकल तो यहाँ जंग में बड़ी नौकरी मिलती हैं। तो मैं पहुँचा वहाँ, एक इम्तिहान होता था क्लर्क्स का, क्लर्क भर्ती करने का। जाके हमने टेस्ट दिया, उससे पास हो गए। तो ट्रेनिंग के दौरान 1-1.25 महीने की ट्रेनिंग थी। अब इदरीस साहब ने कहा कि जी आप क्या छोड़ सकते हैं,
ये होगा वो होगा। मैंने कहा नहीं साहब, मेरी नौकरी में लग रही है। तो उनका मैंने कहा मकान में छोड़ दूंगा आपका। तो फिर उसमें हमारे काम आए, हमारे भाई में एक दोस्त थे, उनका नाम था भाई बशीर। अच्छा। और ये भाई बशीर रहते थे गली खान खाना में। गली खान खाना में जो असगर साहब हैं उनका कमरा था। वो भाई बशीर भी बड़ी दिलचस्प चीज़ थे। वो बहुत बड़े जेब कतरे थे। अच्छा। और मशहूर था मवाने करने वाले थे कि वो बहुत बड़े एक्सपोर्टर हैं। रोज़ वो सुबह को निकलते थे, उनके हाथ में छतरी होती थी और छतरी से आड़ में रहते थे। वो लाल किले के मैदान में पहुँचे, अगर उनको श्लोक बहुत से याद थे, श्लोक पढ़े उन्होंने, एक टोपी पहनते थे वो ऐसी कि यूं रखो तो वो हिंदुओं की टोपी, ऊपर वो मुसलमान की टोपी, नमाज पढ़ते थे गट्टा था। तो अगर उन्होंने बहसीत हिंदू के टोपी ऐसे करके की है, कोई चोरी वोरी कर रहा है, तो बाद में वो ऊपर हो गए। पुलिस वाला का नहीं, वो तो कोई हिंदू था। इसके बरक्स अगर वो मुसलमान है तो उन्होंने कुछ आयतें याद थी, ये किया, बाद में वो हिंदू हुए। ये उनका टेक्निक थी, उनका बड़ा ग्रोथ था। और वो सारे पैसे जो लाते थे वो शाम को शाहपुर बसई के लौंडे कव्वाल थे, वो असगर साहब के कमरे पे नाचा करते थे। अच्छा। और वो उसमें पैसे खत्म हो जाया करते थे। उनके कमरे में नीचे एक छोटा सा कमरा था जिसका किराया था 1.5 रुपया। तो वो कमरा मुझे किराया मिल गया, सामने उसके नल लगा हुआ था। तो मैं वहाँ रहने लगा। अच्छा। और नौकरी मेरी पास हो गया तो MPO ब्रांच में मेरी नौकरी हो गई। अच्छा। और 71 रुपये तनख्वाह हो गई वहाँ, जो 40 थी अब 71 हो गई। और वहाँ हमारे साथ टॉमीज थे सब। एक थे मारिया, HK मारिया, एक थे चौहान साहब और एक मैं, 3 हम इंडियन थे और बाकी सब गोरे थे। तो मैंने वहाँ मुलाजमत की। मेरा ये तरीक़ा था कि सुबह को उठा, जो वो था एडवर्ड पार्क, उसके 5-6 चक्कर काटे। और उसके बाद एक, अगर गर्मियाँ हैं तो इतना लंबा प्याला लस्सी का पिया। और अगर सर्दियाँ हैं तो इतना लंबा दूध और उसमें अंदर कैवेंडर की एक टिकिया और खा के, और पैदल यहाँ से सेक्रेटरी जाया करता था रोज़ाना। अच्छा। पैदल आना पैदल जाना, बड़ी बढ़िया सेहत थी, शानदार। तो 1-1.5 साल में काम किया। फिर मैं थक गया, हर वक्त जाओ। तो मैंने बगैर किसी दरख्वास्त के नौकरी छोड़ दी। अच्छा, हुआ ये था कि मुझे 2-3 ट्यूशन मिल गए थे 20-20 रुपए के। यहाँ एक तो आप ही गली में था, हर घर उर्दू, घर घर उर्दू। उनके यहाँ था एक जीनत नाम की एक लड़की, उससे पढ़ाता था मैं। और एक और किसी जगह, वो मैंने नौकरी छोड़ी तो वो भी छूट गए। अच्छा, मैंने नौकरी छोड़ी थी कि मैंने इंटरमीडिएट का फॉर्म भरा था प्राइवेट देने के लिए, वो नौकरी छूट गई मेरी। मेरा एक भांजा साथ, जिसे मैंने जिक्र किया, वो मेरे साथ रहता था, वो जूते का काम करता था। जो मेरे लिए मुकद्दर था ना, जो वो मेरे उस रियासत के लिए मुकद्दर हुआ। खैर, तो अब वो मैंने नौकरी छोड़ दी। उसके बाद फिर मैंने नौकरी तलाश की तो मुझे सेक्रेटरीट में उसमें नौकरी मिल गई, अब DAG ऑफिस में। वहाँ से मुझे आदमी पसंद नहीं आया, झगड़ा करके उसको छोड़ दिया। फिर ये पोस्ट ऑफिस के अकाउंट्स ऑफिस में नौकरी मिल गई, उसको छोड़ दिया। कुछ दिन नौकरी की इसमें गवर्नमेंट इंडिया प्रेस में, 3 दिन नौकरी की थी, मुशायरे में चले गए। ये राजावेनी में जो है। जी। यहाँ नौकरी की, वो छोड़ दिया। फिर राशनी ऑफिस में काम किया। तो राशनी ऑफिस में काम कर रहा था मैं, तो एक दिन की छुट्टी ली और नगीने चला गया। वहाँ मेरा भांजा बीमार था, तो तकरीबन 1 महीने में लौट आया। तो मालूम है कि नौकरी छूट गई। तो मुझे भाई इम्तियाज़ ने पहले से लिखा था कि तुम यहाँ आओ, तुम्हें शायद लतीफ़ काम देंगे। चुनाचे में बम्बई चला गया। दिल्ली की जो अदबी वो थी ना माहौल, वो बहुत अदबी माहौल जो था, कौन लोग थे और क्या था, और किन किन घरों पर, महफिलों में, हवेलियों में बड़ी बड़ी वो होती। देखिए, ऐसा था कि जब मैं दिल्ली आया और नौकरी नहीं करता निकली, तो तीसरे चौथे दिन मैं किसी जहानुमा जो मकतबा था, वहाँ कुछ किताबें रखी थी, उनको देख रहे थे। तो मैंने कोई किताब अच्छी सी शायरी की उठाई। 1-2 साहब भी वहाँ खड़े थे। उन्होंने कहा, ये आपकी तारीफ? मैंने कहा, मेरा नाम रिफत सरोश है। अच्छा, आप रिफत सरोश हैं? मैंने कहा, जी हाँ। वो आपकी नज़म छपी? मैंने कहा, जी हाँ, हमारी मेरी नज़म छपी। उन्होंने कहा कि मैं अरशद मुख्तार हूँ। अच्छा। और ये हसन अस्करी हैं। उन दोस्त से मुलाकात हुई। उसके बाद अरशद ने मुझे अपने घर बुलाया। ये अरशद मुख्तार जो थे, ये कुछ चरान में रहते थे। वहाँ आली मुलाकात हुई, जमीरुद्दीन आली। अब ये एक छोटा सा ग्रोथ था उस ज़माने में अरबिक कॉलेज का। जमीरुद्दीन आली और हसन अस्करी, मलिक नसीम उज़्ज़फ़र, ये लोग। और जिक्र अख्तर मां का आ गया। मैंने कहा, अख्तर मां को मैं जानता हूँ। अच्छा, ये एक बात बीच में रह गई है
कि 1942 के जून में एक हमारे यहाँ नगीने में कॉन्फ्रेंस हुई, ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस। अच्छा। उस कॉन्फ्रेंस में बहुत बड़ा 3 दिन का इजलास था। कॉन्फ्रेंस के मतलब जुलाहा कॉन्फ्रेंस कहना चाहिए। ज़माना वो था कि शुरफा और जुलाहा अलग चीज़ हुआ करती थी। जुलाहे पर तो लतीफ़े हुआ करते थे कि जुलाहा है। मिन जुमला और लोगों के एक साहब दुबले पतले कुबड़े से काले, वो भी गए तो उन्होंने पहले दिन तकरीर की के साथ मुझसे कहा गया कि इल्म और तालीम पर तकरीर करूं, और 10 मिनट वक्त दिया गया तो उन्होंने 10 मिनट में ऐसी तकरीर की कि जैसे पढ़ रहे हों। कुछ नहीं, तकरीर सबको पसंद है कि यार लिखवा के लिया है किसी से। कि तीसरे दिन कॉन्फ्रेंस के एक साहब थे क़य्यूम अंसारी, मशहूर आदमी आप जानते होंगे। क़य्यूम अंसारी साहब ने बहुत ही तेज़ तकरीर की और ये कहा कि इन शुरफा ने हम ये किया, हमें ये किया, हमें ये किया, हमें ये किया। बिल्कुल एक तूफ़ान समझ बचा दिया उन्होंने, और देवबंद के ख़िलाफ़ और इसके ख़िलाफ़। तो जवाब में अब्दुल हलीम सिद्दीकी एक साहब थे मौलाना, वो बोले। फिर उसके बाद जो हमारे उस्ताद थे मौलाना खुशरफ शमीमी, वो वहाँ के शुरफा में लोग थे, उनका मैं बोलूँगा। तो जो सदर साहब थे, सदर उनका नाम जस्टिस हुआ इलाहाबाद के, रियाजुद्दीन, कुछ नाम बोल रहा हूँ मैं उनका, नहीं मैं अख्तरुल खड़ा करता हूँ। तो दैट बॉय वाज अख्तरुल इमान। अब अख्तरुल इमान ने तकरीर शुरू की है भाई, इस शख्स ने वो तकरीर की है, और उसने कहा कि ये जो तफरीक है ये हमारी ग़ुलामी की देन है, और ये अंग्रेज़ ने ये किया है। और पूरा पस मंज़र, पूरा मंजरनामा, क्योंकि अख्तर उस ज़माने में कम्युनिस्ट पार्टी से मुताल्लिक़ थे और यहाँ मेंबर थे, बाद में उनके फारूक से झगड़ा वगैरह जिसको छोड़ दिया था उन्होंने। तो अख्तर की तकरीर हुई और तब मालूम हुआ कि ये तो आदमी बड़ा ज़न्नाटक स्पीकर है। फिर हमने कहा भाई, हम साक़ में छपते थे कि भाई हमने कहा ये तो शायर भी इनसे कुछ सुनो। तो अख्तरुल इमान ने अपनी 2 नज़में सुनाई, एक नक्श पा, जब तक इनकी किताब छपी नहीं थी, नक्श पा सुनाई तरन्नुम से, और एक महल के, दोनों नज़में तरन्नुम सुनाई उन्होंने। अब खुशरफ शमीमी साहब जो हमारे थे उस्ताद, बहुत ही शाइस्ता आदमी थे, इंतकाल हो गया उनका। उन्होंने उनको अपने घर बुलाया, अख्तरुल इमान को। अख्तरुल इमान ने कहा कि मैं आऊँगा, तो वो अपनी वालदा से मिलने के लिए नजीबाबाद गए। दिसंबर की कोई रात थी, तो मेरे पास उनका मौलाना का फ़ोन आया कि फ़ोन क्या मतलब इत्तला आई, एक आदमी आया कि मौलाना बुला रहे हैं, अख्तरुल इमान साहब आए हैं। एक मेरा और दोस्त थी यूसुफ इकबाल, हम दोनों को, तो मैं अख्तरुल इमान मौजूद थे। तो पूरी रात तकरीबन अख्तरुल इमान के साथ गुजरी, और अख्तरुल इमान ने वो सब नज़में जब बाद में किताब में छपी उनकी गिरदाब में, वो सब नज़में हमने उनकी शायर से पहले सुनी, और वो हमारे लिए बिल्कुल नई आवाज़ थी। बाद में पता चला बहुत बड़ा शायर है वो। तो उनकी नकल में या उससे मुतासिर होकर जो मैंने नज़म लिखी पहली, वो गुलाब का फूल थी। अच्छा अच्छा। मैं यार रिफत साहब आपको रोकूं, मैं सोचा ज़रा आप सांस लेंगे तो मैं अपनी बात कहूँगा कि मजाज के साथ आप ज़्यादा देर रहे, लेकिन आपकी शायरी पढ़कर बेशतर जगह पर मुझे लगा कि ये तो अख्तर इमान बोल रहा है। हाँ, हालांकि ताल्लुकात आपके इनसे ज़्यादा थे। नहीं, अख्तरुल इमान का वजह ये था कि अख्तरुल इमान उस पर जदीद लब लहजे के शायर थे, और उस तरह की नज़में मैंने कहीं, और वो नज़में मेरी हुमायूं में, अदब लतीफ़ में, अदब दुनिया में, शाहकार में छपी। तो मैं उसी तरह की नज़मों का शायर तस्लीम कर लिया गया। अब मजाज से जब मेरी मुलाकात सन 45 में हुई है, तो मजाज की शायरी, मजाज ने मुझसे नहीं कहा तुम इस तरह कहो। मजाज की शायरी में जो मुझे आहंग था, वो आहंग मैंने अपने यहाँ जज्ब किया, और आहिस्ता आहिस्ता वो आहंग, लेकिन मजाज की शायरी को मुझ पर कोई असर नहीं है। अच्छा रिफत साहब, ये मजाज और आपकी उम्र में कितना फ़र्क रहा होगा? देखिए, मेरी उम्र जो है मुझसे बहुत बड़ा फ़र्क। मजाज सन 12 की पैदाइश थे, सन 12 की, जी 1912 की है, एक युग होगा। हाँ। तो अच्छा, लेकिन एक चीज़ है कि उनके साथ तो आप थे, उनको बड़ा आप मानते होंगे, मानते ही थे, लेकिन उनके वो, हम लोगों ने सुना है कि बहुत ही लोकप्रिय थे अपने वक्त में वो। हाँ, बहुत। अच्छा, तो बहुत लोकप्रिय थे और उनके साथ आप रहते थे, तो क्या कभी ऐसा भी होता था कि आप अभी उम्र का उतना हिसाब नहीं रहता है उस उम्र में, तो आप उतने लोकप्रिय क्यों नहीं है? तो कोई उसको लेकर कोई कुंठा उंठा कुछ ऐसा, कम अपने को कम महसूस करने का, या कुछ? नहीं, ये फ़र्क है कि देखिए, मजाज तो उस वक्त, इसमें शक नहीं कि बहुत मशहूर शायर थे, और वो मजाज का पीक दौर है। उसके बाद मजाज का जवाल हो गया था, सन 55 में उनका इंतकाल हो गया। कई बार वो उसमें रहे, लेकिन मैं तो उस वक्त उठ रहा था
मेरी तो एक नौजवानी थी, मेरी उम्र होगी उसमें मुश्किल से 18 बरस की। एक मजाज का एक शेर है, जो हो सके हमें पामाल करके आगे बढ़, हाँ बहुत अच्छा शेर है। जो हो सके हमें पामाल करके आगे बढ़, जवाब पैदा न हो सके तो हमारा जवाब पैदा कर। न हो सके। मजाज में ये कोई खूबी थी कि वो नौजवानों को मुतासिर करता था, और मैं समझता हूँ कि हम में भी ये आदत होनी चाहिए कि हम अपने नौजवानों को नई नस्ल के साथ बढ़ें। ये जो नई नस्ल पर ये थोपना कि जी हम बुजुर्ग हैं, दिस इज रॉन्ग। आपको जिस तरीके के शायर जिनके साथ आप रहे, उनमें से सबसे ज़्यादा मुतासिर किसने किया, किसके असरात आपकी शायरी में ज़्यादा आए आपके जहन? देखिए, मेरी शायरी पर जो असरात आए वो अख्तर अली मानी की हैं शुरू में, और मेरी शायरी में और अख्तर अली मानी की शायरी में एक फ़र्क था, जो फ़र्क मुझे बताया मौलाना ने, जो इनके जिक्र में कर रहा हूँ। अख्तर अली मान के यहाँ वो मिसरे जो हैं वो एक दूसरे के साथ कभी कोई मुंजमित नहीं होते। मसलन एक नज़्म में पगडंडी, एक हसीना दरमानाशी तन्हा तन्हा देख रही है, एक है, आगे जाके वो हसीना कई हो जाती हैं, पगडंडियाँ हो जाती हैं। वो उस तरह का एक इबाम जदीद शायरी में है। हाँ, कंसिस्टेंसी नहीं है। हाँ। मेरे यहाँ चूँकि मैंने नज़्म गज़ल से मशक़ सुखन की थी, इसलिए मेरे यहाँ वो गुंजलक नहीं है। ये मुझे मौलाना ने बताया, मुझे नहीं इसका अंदाज़ा था। लेकिन ये कि जब मैं बम्बई पहुँचा हूँ तो बम्बई में शुरू में जैसा कि नया जहन था, और सरदार जी से मुलाकात हुई, कैफ़ी से मुलाकात हुई। कैफ़ी तो खैर कुछ नहीं, लेकिन सरदार की जो शायरी थी, सरदार की जो तवील नज़में थी, मुझ पर उनका असर हुआ। लेकिन तवील नज़में मैंने अपने अंदाज से फिर अलग कहीं। ये नई दुनिया के सलाम छपी, लेकिन उसके बाद जो मेरी तवील नज़में हैं, जो मेरे ओपरा हैं, जो मेरे डांस ड्रामे हैं, उस पर किसी का कोई असर नहीं है। और जैसा कि शायरी जो है, फिर हमारी शायरी में जो तजर्बात आते गए, जो रोमानी तजर्बात हैं, जो ज़िंदगी के हकीकतें और ठोस हकीकतें उनके तजर्बात हैं, वो मेरे यहाँ उस तरह आए हैं कि जहाँ एक क्लाइमैक्स आ जाता है। और अख्तर की शायरी से मैंने सीखा कि उसका एक क्लाइमैक्स आता है, और ये क्लाइमैक्स भी अख्तर को कहाँ से आया, ये मीरा जी ने सिखाया। मीरा जी से मैं ही मुतासिर हुआ। मेरे जैसे मिले थे आप दिल्ली में? नहीं, मीरा जी से मैं दिल्ली में नहीं मिला था, लेकिन मीरा जी से मैं बीच में एक बात मज़े की आई। मीरा जी एक दोस्त थे, मुख्तार सिद्दीकी जी, यहाँ दिल्ली में, चूँकि आप दिल्ली के माहौल की बात कर रहे हैं, दिल्ली में सबसे पहले तो हम मिले उस महफिल में कि जहाँ फसीउद्दीन अहमद की लाइब्रेरी थी। मुख्तार शाहिद अहमद देहलवी के भी कॉन्टेस्टमेंट का जिक्र आता है। मुख्तार सिद्दीकी, हाँ वही है। वही है। मुख्तार सिद्दीकी यहाँ ऑल इंडिया रेडियो में स्टाफ आर्टिस्ट थे, अनाउंसर थे। तो नक्शब जारचवी जो थे वो हमारे मावाने के थे। ये और मज़े की बात है, नक्शब जारचवी मावाने के रहने वाले थे, और मेरे बड़े भाई सैयद इश्तियाक अली शौक़ के दोस्त थे। बचपन में वो दोनों जब शायरी करते थे मैं वहाँ सुनता था, कैरम खेला हमने मजा इसके साथ सब नक्शब के। नक्शब एक बड़ी दिलचस्प शख्सियत थे, जो कुछ करते थे इंतहा को पहुँचाते थे। कैरम खेलते थे तो 9 की 9 पॉट कर देंगे, हाथ देखते थे तो बेइंतहा अच्छा हाथ देखते थे। शायरी शुरू की तो उस ज़माने में जब नक्शब उरूज पे आए हैं तो जिगल वगैरह के बराबर उनका दर्जा था। हाँ? तो नक्शब ने जब मुझे कहते थे मौलाना, भाई मियाँ की उनके उससे कहने, मौलाना तुम कहाँ? मैंने कहा मैं ऐसे ऐसे आया हूँ। अच्छा शाम को वहाँ आ जाना, ख्वाजा मोहम्मद शफीकिया। उन्होंने बता दिया। नेक्स्ट संडे को ख्वाजा मोहम्मद शफीकिया में, ख्वाजा मोहम्मद शफ़ी एक यहाँ की बड़ी क्लासिकल शख्सियत थे। उनके वालिद थे ख्वाजा अब्दुल हमीद, और उनके बेटे ख्वाजा मोहम्मद शफ़ी। ख्वाजा मोहम्मद शफ़ी दिल्ली की ख़ास टकसाली ज़बान में अफसाने लिखते थे और बोलते थे बहुत अच्छा, मुक़र्रिर थे, और उसके साथ साथ उनमें प्रोग्राम को कंपेयर करने की, फ़िक्रबाजी करने की बड़ी ठाठ थे उनकी, और बड़े नवाब थे। तो उनके यहाँ 2 महफिलें होती थी। एक महफिल होती थी असर और मगरिब के दरमियान, और एक मगरिब के बाद। असर मगरिब के दरमियान उनकी रोज़ होती थी? नहीं, हर इतवार को। असर मगरिब के दरमियान होती नसर की। तो मैं उनके यहाँ नसर की महफिलें पहुँच गया। मैं पहुँचा वहाँ, कहने लगे जी। मैंने कहा मेरा नाम रिफत सरोश है, मुझे नक्शब साहब आई नक्शब साहब की बड़ी इज्जत थी। तो मैं वहाँ पहुँचा तो उस महफिल में एक कोई नवाबजारा साहब थे मोटे से, हसन निज़ामी साहब थे, उन्होंने कोई चीज़ पढ़ी। एक साहब थे जिनको ये लोग कह रहे थे फैज़। तो मैं समझा फैज़ हैं। बाद में मालूम है वो कोई फैज़ झंझानवी थे। अच्छा, समझे। तो उसके मगरिब के बाद वहाँ फिर महफिल शेर की शुरू हुई, और इसमें उस ज़माने में दिल्ली सिमटी हुई थी। कुछ लोग बल्ली मारान में रहते थे, ज़्यादातर कुचा चेलान
और जामा मस्जिद के आसपास रहते थे। और कुछ लोग जो दफ्तरों में काम करते थे वो इसमें पहाड़गंज और करोल बाग में रहते थे, उनमें से बहुत से आते थे। तो गरज उस वक्त तकरीबन 50-60 शायर उनके यहाँ महफिल में होते थे, ख्वाजा मोहम्मद शफी इतवार को। और हर आदमी वहाँ जाता था, छोटा हो बड़ा हो कुछ, और हर एक को वो इज्जत करते थे। चाय नहीं, पानी नहीं, कुछ नहीं, आप बैठिए। ये गोष्ठी जो थी उनके यहाँ इस तरह की होती थी कि उनकी अपनी महफिल है और उस महफिल में सब लोग अपना है, और अब फलां पढ़ेंगे फलां पढ़ेंगे फलां पढ़ेंगे। तारुफ में एक आध फ़िक्रा बोल दिया। मसलन एक साहब थे अख्तर फपूंदवी, अहमद फपूंदवी के वतन के, तो कहा कहते थे अख्तर साहब, शफी साहब, कि भाई अहमद अख्तर साहब फपूंद गए थे। फपूंद गए थे। तो वो महफिल थी कि जहाँ हर आदमी आता था, हम भी वहाँ जाते थे। लेकिन मेरी चूँकि शायरी नई जदीद शायरी थी, तो वो जदीद शायरी लोगों के कान से उतरती थी कि वो तो शायरी थी वैसे गज़ल की शायरी, उससे हम लोग ऊब गए। तो अता मोहम्मद शोला, मैं, जमीरुद्दीन आली और कुछ लोगों ने, तूर सहवारवी, हम लोगों ने मिलकर एक अलग अपनी यूनियन बनाई जो पटौदी हाउस में, जहाँ पहले अख्तुर्रहमान रहा करते थे, उस कमरे में रहते थे बशीर साहब, वहाँ उसकी महफिल होनी शुरू हुई। वो भी होनी शुरू की थी। लेकिन वो जो गालिब, ये बात कर रहे हैं, अरशद मुख्तार ने एक गालिब एकेडमी बनाई थी। उस गालिब एकेडमी में हम लोग पढ़ा करते थे, अदब थी शायद ये बनाई। और उसके बाद ये हुआ कि वो भी बन गए तहसीलदार, मैं भी बम्बई चला गया, फिर टूट फूट गई। लेकिन हमारी पहली महफिल में हसन नस्करी आए थे, और हमारी पहली महफिल में ये मुख्तार सिद्दीकी आए थे। और मुझे याद है कि मुख्तार सिद्दीकी ने एक एतराज़ किया था मेरी एक नज़म पर, उरूज़ी, जिससे मुझे मतलब लिया कि जो जदीद ये हैं ये उरूज़ को भी वो करते हैं। तो मीरा जी के ज़ेर असर ये लोग थे सब। और दिल्ली में इसके अलावा एक साहब थे, मेहर इलाही या क्या नाम था, हाजी साहब, उनके यहाँ महफिल भी होती थी। लेकिन ये महफिलें जो थी ये थी। और मुशायरों की कैफियत अजीब व गरीब है। ये देखिए, हमारे यहाँ उर्दू में मुशायरों में पेमेंट का चलन नहीं था। सेकेंड वर्ल्ड वार के शुरू होने के साथ कुंवर महेंद्र सिंह बेदी सहर ने मुशायरों का सहारा लिया, और उन्होंने ये कहा भाई मुशायरे में किसी को अपने कलाम पढ़ो, कोई ये नहीं कि आप तारीफ में अंग्रेज़ की पढ़िए। बस वो भाई वार फ्रंट का मुशायरा हो रहा है, शुरू में तकरीर राशि उन्होंने कर दी, और वही मुशायरा प्रोपेगेंडा का हो गया। उस मुशायरे को जगह जगह उस ज़माने में था 50 रुपये पेमेंट और सेकंड क्लास से किराया। अब एक इस वजह से एक मुशायरा पढ़ने वालों की आहिस्ता आहिस्ता एक नई जमात पैदा हो गई। तो यहाँ से पैसा शुरू हुआ। पैसा सबको बराबर देते थे या फिर छोटा बड़ा होने लगा। अच्छा। शुरू में अब ये कि दिल्ली में जो आगा शरीफ कदरबाश थे, उनका यहाँ चौनिस्तान था, तो उसमें सारे शोरा बैठते थे शाम को। शकील साहब वहाँ मौजूद हैं, मैशा बदायूनी वहाँ मौजूद हैं, यहाँ साबिर देहलवी हैं, कुछ हैं। तो कुंवर साहब के आसपास हमेशा कुछ शायर रहते थे, अजीज़ वारसी भी थे और सब लोग थे। तो उन सब लोगों को लेकर ये मुशायरे पढ़ने जाते थे। तो मुशायरों में आहिस्ता आहिस्ता पैसे का चलन जो था वो उन्होंने शुरू किया। मैंने एक बात कहीं लिखी है, तो उसने बिस्मिल सईदी ने कहा, इसने गोपाल मित्तल ने, कि ये बात बिल्कुल सही लिखी थी फसरोज ने। मैंने एक मजमून लिखा था मुशायरों पे बहुत पहले, आजकल में छपा था। तो ये पेमेंट जो था मुशायरों का वहाँ से शुरू हुआ। और नौचंदी और चिंदी में मुशायरे होते थे, उसमें कभी किसी को पेमेंट मिल गया, कभी नहीं मिला। लेकिन फिर ये वार फ्रंट की वजह से मुशायरे में पेमेंट शुरू हो गया। ये मुशायरों की कैफियत है। फिर बगैर पेमेंट के लोग जाते भी नहीं फिर नहीं जाएंगे, क्यों जाएंगे। अच्छा, दिल्ली में अमरनाथ साहिर क्या सुना, बहुत ज़बरदस्त मुशायरा होता था सुबह से शाम तक। अमरनाथ साहिर का मुशायरा मैंने वो उनका मुशायरा नहीं सुना, मेरे आने से पहले की बात है वो। लेकिन यहाँ बाजार सीताराम में एक मुशायरा था कोई, मैं उसमें वैसे शायद शरीक नहीं था। वहाँ सीमा बकबर आबादी आए थे सिदारत करने, और उन्होंने एक मकाला पढ़ा था उर्दू के हिंदू शुअरा, वो मुझे याद है। और बाद में एजाज सिद्दीकी ने कहा था कि हाँ वो बहुत अहम मुशायरा था। और ये उस ज़माने में जोश साहब और फिराक साहब भी कभी कभी दिल्ली आते थे, और जामा मस्जिद के महफिलों में पितरस बुखारी या ज़ैर बुखारी ये लोग नहीं आते थे। यानी जो लोग नई दिल्ली रहते थे, मसलन उस ज़माने में यहाँ तासीर साहब भी थे, उस ज़माने में यहाँ फैज़ साहब भी थे, सब लोग थे, लेकिन वो उस महफिल में नहीं आते थे। ख्वाजा मोहम्मद शफी की अपनी मखसूस महफिल थी, उस मखसूस महफिल में ये सब लोग इकट्ठे। उर्दू के अदीबों के साथ साथ आप तो हिंदी के लोगों से भी बहुत गहरे जुड़े रहे, तो उन लोगों में से किसके साथ आप ज़्यादा थे दिल्ली में? दिल्ली में तो उस वक्त हिंदी वाले कोई थे नहीं। एक थे हमारे वो
राजस्थान के मेघराज मुकुल मेघराज मुकुल, हाँ। मेघराज मुकुल से हमारी ज्यादल्ला थी उस जमाने में। और वो बल्कि मजाजी के साथ में किसी जलसे में गया था तो उन्होंने एक नज़्म पढ़ी थी, दहक रहे अंगार बुझाऊं या रहने दूं, और बहुत अच्छा पढ़ते थे वो। और ढोला मारू वगैरह तो खास उनकी मशहूर थी, आवाज़ भी बहुत, और आवाज़ भी बहुत शानदार थी, आदमी बहुत शानदार थे। लेकिन उस वक्त दिल्ली में हिंदी शायरी का कुछ होगा, लेकिन मुझे नहीं पता था। हिंदी के जो अदीब थे या शोरा थे उनसे मैं बम्बई में जाके मिला, और बम्बई में जिन लोगों से मेरे कुर्बत रही उनमें नरेंद्र शर्मा, भवानी प्रसाद मिश्र, दोनों बम्बई की बात कर रहे हैं आप। हाँ जी जी जी, दोनों बुजुर्ग थे, लेकिन मैंने बहुत सीखा खासतौर से भवानी भाई से। और भवानी भाई जो थे वो तो मुझे अपने किस्से सुनाया करते थे, अपने इश्क के भी। भवानी भाई जो थे उनकी वो जो पित्ती थे ना, जिनका रिसाला था वो कल्पना, बद्री विशाल थी। हाँ, हाँ, उनका रिसाला कल्पना था। बद्री की एक बहन थी, वो जब यहाँ कल्पना में काम करते थे तो वो उसकी जो उनकी बहन थी उन पर आशिक हो गई, उनसे कहा शादी कर लो। अब भवानी भाई बड़े रंगीले आदमी थे, लेकिन वो उस अय्याश नहीं थे। लेकिन बहरहाल कांता उसका नाम था, तो कांता से उनके ताल्लुकात दोस्ताना इस तरह के से थे कि वो बम्बई में हम जब थे मुझे सुनाया करते थे कि यार ये ऐसा हो गया, यार ऐसा हो गया, यार ऐसे हो गया। तो एक बार वो ज़्यादातर उनकी यहाँ खेतांस के यहाँ शंकरा खेतान और के यहाँ मुलाकातें होती थी, वहीं वो आ जाया करते थे, हम भी जाते थे वहाँ। तो इस नाते भी भाई उनसे बड़ी बेतकल्लुफ़ी हो गई थी भवानी भाई से। और यूँ ही भवानी भाई ऐसे दोस्त थे हमारे के जिनसे अच्छी बात भी कह लो, बुरी बात भी कह लो, खैर वो आदमी भी है। हाँ, तो एक तो भवानी भाई से हमारे ताल्लुकात थे। उसके अलावा ये जो भिक्खू साहब थे ना, केसी शर्मा भिक्खू जो थे, वो बम्बई जिसमें काम करते थे। लेकिन हमें जब हिंदी की ज़रूरत पड़ी बम्बई में, या कुछ हिंदी के राइटर मिले, मैं हिंदी का काम करता था, तो ये अपने एक साहब थे DN देवेश, उनको वहाँ रखवाया मैंने, यार रखो इसको, मेरा काम हल्का होगा। फिर आ गए जनार्दन मुक्तिदूत, वो नाम आप सुना हुआ होगा, जनार्दन मुक्तिदूत ने मोहम्मद आजमत किया हमारे साथ में। तो उस ज़माने में जिन लोगों को हमने ढूंढा, नरेंद्र शर्मा तो थे ही, गोपाल सिंह नेपाली को बुलाना शुरू किया, नीलकंठ तिवारी को बुलाना शुरू किया, डॉक्टर मोती चंद्र और रणछोड़लाल ज्ञानी, ये दोनों उसमें थे, म्यूजियम में थे। और एक साहब थे मोती बी, हालांकि MA कर चुके थे, मगर वो मोती बी अपने आप को लिखे। अच्छा, और बड़े प्यारे शशि शेखर नथानी डॉक्टर साहब हैं वो, और डॉक्टर CL प्रभात, ये दोनों वो हैं जिनको मैंने बुलाया। CL प्रभात को मैंने बताया ऐसे बोलते हैं, इस तरह बोलो रेडियो पर। फिर बिजरानी चौधरी थी उसमें, आशा भटनागर थी, भीषम साहनी जो थे, ये कश्मीर वगैरह जब पार्टीशन के बाद ये बम्बई चले गए थे, तो भीषम साहनी से मैंने बहुत ड्रामे लिखाए हैं, बहुत ज़्यादा। और इनकी जो वाइफ थी उनको शीला साहनी, मैंने उनको रेडियो पे इंट्रोड्यूस किया। फिर कौशल्या अश जी थे, वो उनको TB हो गई थी, और वो पंचगनी में बहुत दिन रहे, तो पंचगनी से वो आया करते थे प्रोग्राम करने के लिए, और कौशल्या भी आया करती थी। तो ये जो कृष्ण दूसरे विद्याभूषण अग्रवाल मैंने आपसे किया। फिर ये पूरा जो ग्रोह था जर्नलिस्टों का, विद्यालंकार जी, रतनलाल जोशी, टंडन, वीरेंद्र कुमार जैन और टंडन से मेरे खास ताल्लुकात थे। यानी इनसे तो गपशप के लिए हम जाया करते थे। टंडन, हाँ, किशोर टंडन भी और वीरेंद्र कुमार जैन भी दिलचस्प आदमी भी थे, बहुत मज़ेदार थे वो इनसे। और एक था शैलेश भटियानी, हाँ, उसकी एक किताब आई थी चिन्मय, तो कहते भाई, इसके बाद उनकी मुंबई की जिंदगी पर उनकी किताब आई थी कबूतर खाना। अच्छा, तो वो शैलेश भटियानी की किताब चिन्मय आई थी, 1 रुपया कीमत थी, कि भाई मेरी दोस्ती का यह है कि तुम चिन्मय खरीदो, ये उसका स्टाइल था। अच्छा, मालिनी बेसेन थी। तो इन सब में ज़्यादा मुझे केशव शर्मा भिक्खू जो थे वो इसलिए पसंद थे कि हमें चाहिए था ऐसा राइटर जो हम कहें आज लिखो तो आज लिख के ला दे। तो भिक्खू साहब जो थे, उनका ये इसरार था, वह भिक्खू जरूर कहो हमारे बारे में। तो अफसाना निगार आदमी थे और आप थे शायर आदमी। नहीं तो देखिए, अफसान शायर तो आदमी कहा आपने, लेकिन जो मैंने नस्र लिखी है, जो आपने पढ़ी भी है, वो नस्र इसके बगैर नहीं आ सकती कि आदमी ड्रामा निगार ना हो। आपके जहन में कभी ये रहा कि आपको नस्र की तरफ भी लोग ज़्यादा याद करें और नज़्म से? इनफैक्ट ये हुआ कि जब मेरी नस्र आई तो लोगों ने कहा ये शायद से अच्छा नस्र निकाल, इनसे पूछिए, तो ये मुझे बुरा लगा। तो भिक्खू साहब को मैंने कहा, वो बड़ी मुश्किल हिंदी लिख के लाते थे, मैंने कहा इसको कुछ चेंज करो। चुनाचे वो एक, मगर उस जुमला उनका एक था कि इस चीज़ में नमक ज़्यादा हो गया। तो उन्होंने क्या लिखा,
सौम रस का आधिक्य हो गया है। मगर भिक्खू साहब ने हमने वो किया। तो एक मेरा दोस्त थे भागवत ने भिक्खू साहब से कहा कि भाई ऐसे जॉब निकल रही, तुम भी अप्लाई कर दो। तो भागवत ने भी अप्लाई किया, भिक्खू ने भी किया। भिक्खू सेलेक्ट हो गए, भागवत नहीं हुए। तो भिक्खू डायरेक्ट पैक्स वो हो गए, सेलेक्ट हो गए, यहाँ और जगह पोस्टिंग हुई, फिर तो वो डीजी तक पहुंचे। ऑल इंडिया रेडियो ने जब अपने परोबाल खोले तो बीबीसी की नकल में इन्होंने चाहा कि हम राइटर्स को, फनकारों को, कलमकारों को, आवाज़ देने वालों को अपने यहाँ कॉन्टैक्ट पर रखें जी, ताकि हम उनको ख़रीद न सकें, वो जब चाहे चले जाएं जब कुछ हो। तो एक एक साल कॉन्ट्रैक्ट शुरू किया। उस एक एक साल कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने एक तो ये शर्त नहीं रखी कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या हो। अच्छा, ये नहीं रखी? नहीं। आप ब्रॉडकास्ट के काबिल हैं कि नहीं, ये उन्होंने रखा। ये फैसला कौन करेगा? डायरेक्टर जनरल, जिसे बुखारी साहब मेरा फैसला किया। बाद में नेशनल कॉलेज ज्वाइन किया बम्बई में। जब मैंने वहाँ किया तब तो मैट्रिक पास था मैं। वो मुझसे पूछा भी नहीं। वो तो आदमी को नज़म देखी उन्होंने, तो उसी मेयार के सवाल कर रहे हैं मंटो के बारे में, किसके बारे में, 18 वर्ष के लड़के से, और वो जवाब दे रहा है। तो स्टाफ आर्टिस्ट रखे गए कि अदबी हैसियत ज़्यादा कहना चाहिए अहम थी, जी हाँ, बजाय इसके कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। पहले तो जो स्टाफ आर्टिस्ट की धारणा है, पहले तो जो संस्कृति या कविता या साहित्य के क्षेत्र में नाम कर जाते थे समाज में, रेडियो उनको आमंत्रित करता था। बिल्कुल नहीं, ये उसकी एक मर्यादा थी। जैसे आपने खुद भी आपने जो कहा, तो आपका चुनाव जो हुआ आपकी शैक्षणिक योग्यता पर नहीं, आपके शायर होने की या आपकी संवेदनशील पकड़ इसके कारण हुआ था। मगर मैं स्टाफ आर्टिस्ट के बारे में बता रहा हूँ कि उन्होंने एक एक साल कॉन्ट्रैक्ट देना शुरू किया। जिस टर्म पे कॉन्ट्रैक्ट आपका होता है एज ए आर्टिस्ट, वही टर्म्स थी। 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है और आपको एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड है, आपका ड्यू टाइम मुकर्रर नहीं, कुछ नहीं है। तो जितने भी अनाउंसर हैं रेडियो में सब स्टाफ आर्टिस्ट, जितने राइटर हैं सब स्टाफ आर्टिस्ट। रेगुलर कौन है? प्रोग्राम असिस्टेंट, प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव। प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव उस ज़माने में गजट ऑफिसर होता था, एक स्टेशन पर 1 या 2 होते थे, फिर 1 या 2 असिस्टेंट डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर। ये एक स्टेशन की रूपरेखा थी। तो स्टाफ आर्टिस्ट के कंधे पर ही सब कुछ चलता था। स्टाफ आर्टिस्ट कौन थे? मीरा जी, मुख्तार सिद्दीकी, अख्तरुल ईमान। स्टाफ आर्टिस्ट कौन थे? सलाम मछली शहरी, इशरत रहमानी, शौकत थानवी, रिफत सरोश, और हिंदी के जितने ये प्रोड्यूसर बाद में आए सब स्टाफ आर्टिस्ट। सत्यन शरद स्टाफ आर्टिस्ट, नरेंद्र शर्मा स्टाफ आर्टिस्ट, भवानी भाई स्टाफ आर्टिस्ट, ये भी सब स्टाफ आर्टिस्ट की कैटेगरी में ही आए। बात के दिनों अवस्थी जी तक भी। तो हमारे यहाँ ये 1 साल कॉन्ट्रैक्ट था। उस 1 साल कॉन्ट्रैक्ट का अच्छाई बुराई स्टेशन डायरेक्टर पर थी। फिर ये हुआ कि 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होने लगा। ये 3 साल का ये हुआ सन 50 में। 1950 में हम लोगों की सर्विस रोल बुकनी सर्विस रोल शुरू हुआ और वो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होने लगा। वो उस कॉन्ट्रैक्ट पे डीजी साइन करते थे, यानी कि अब हम थोड़ा से कुछ किसी बेहतर शक्ल में आए। लेकिन उस 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट कभी वो रद्द करने की उनको वो थी। कोई अलाउंस नहीं मिलता था, कुछ नहीं मिलता था। जहाँ चाहो जो चाहो काम करो। अगर आपका इमीडिएट बॉस आपसे खफा है तो खफा है। अगर आप मेरी तरह के सरफिर राइटर हैं तो सबसे लड़ाई, मेरी सबसे लड़ाई होती थी। बुखारी वो आए, फारूकी पैक्स से प्रोग्राम असिस्टेंट थे, वाले में किस बात कर रहे हैं? मैंने कहा जी हाँ, प्रोग्राम असिस्टेंट से बात कर रहा हूँ। कहने का क्या टाइम हुआ? मैंने कहा 10 बजे के 10 मिनट। कहने का टाइम ऑफिस है क्या? मैंने कहा 10 बजे। 10 मिनट लेट। मैं क्या कोई मार्शल ला लग रहा है, क्या बात कर रहे हो? इस तरह की बातें होती थी हमारी। तो जो आदमी ऐसा करता हो और जेब में इस्तीफा रख के फिरता हो कि भैया तो वो तो कुछ भी करेगा। तो स्टाफ आर्टिस्ट ऐसे सुनिए, एस ठाकुर स्टाफ आर्टिस्ट, FC माथुर स्टाफ आर्टिस्ट, कोई जो भी आप नाम लेंगे वो स्टाफ आर्टिस्ट था। उसके बाद जब 3 साल कॉन्ट्रैक्ट होने लगे तो 3 साल कॉन्ट्रैक्ट में कुछ स्टेबिलिटी आई। फिर हुए 5 साल कॉन्ट्रैक्ट, 5 ईयर्स कॉन्ट्रैक्ट जब हुए तो वो उसको कहने लगे बॉन्ड। तो उस वक्त ये छटनी हुई कि भाई कौन क्या है और क्या है, किसी क्वालिफिकेशन है, वो बनना शुरू हुआ।
इसलिए हमारी, मैं सन 46 में मुलाजिम हो गया था, सन 45 में, लेकिन हमारा जो एंट्री हुई थी वो सन 50 थी, लेकिन मकान की जो मेरी प्रायोरिटी थी वो सन 46 थी, क्योंकि सन 46 से मैं काम कर रहा था। फिर उसके बाद जिस ज़माने में इंदिरा गांधी आई हैं मिनिस्टर होके, तो इंदिरा गांधी ने स्टाफ आर्टिस्टों को उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को 55 साल तक का कर दिया, और वो मिल गया, TADA मिल गया, और 55 साल तक कभी सबको नहीं दिया बल्कि कुछ को। फिर उसके बाद मैं रिटायर हुआ हूँ 1983 में। उससे अंदाजन 2 साल पहले ये ऑप्शन आया कि आप चाहे गवर्नमेंट होना पसंद करेंगे। हमने कहा करेंगे, तो गवर्नमेंट सर्वेंट होना पसंद करेंगे ये दे दिया लिख के, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करते करते इन्होंने बहुत दिन लगाए। क्यों? कि जो सीनियर थे वो तो असिस्टेंट डायरेक्टर हो जाएंगे, यानी मुझे अगर वो इम्प्लीमेंट कर दे तो मैं कहीं का असिस्टेंट डायरेक्टर होकर रिटायर होता, मगर मैं रिटायर हुआ है सीनियर प्रोड्यूसर। मुझसे पहले कमाल अहमद सिद्दीकी मेरे बाद में रिटायर हुए, वो प्रोड्यूसर थे, वो भी स्टाफ आर्टिस्ट। हम लोग जो थे, जो स्टाफ आर्टिस्ट थे पुराने, बिल्कुल आखिर में जब ये स्कीम आई कि आप रेगुलर हो सकते हैं, हमने और दिया, तो जब रिटायरमेंट होने लगा तो उनका के साथ चूँकि उन्होंने ऑप्शन दिया था, लिहाजा इनको पेंशन दे दो, तो पेंशन की स्कीम में मैं भी आ गया, कमाल साहब भी आ गए, और हमसे 2-3 साल बाद ये हुआ कि हमारे साथ एक जो सत्यन शरद थे, ये बाद में DDG हो गए एक दिन के लिए, फॉर 1 डे। अच्छा, ये बात DDG फॉर 1 डे। तो ये स्टाफ आर्टिस्ट की जो ट्रेजेडी थी, ये इतनी आप अंदाज़ा कर ही नहीं सकते। ये इसका आपके लेखन पर कुछ असर होता था? होता है, और लेखन पे जो होता है असर वो मैं आपको सुना देता हूँ। मैंने एक नज़म लिखी है जो इसी पे है कि रिटायर होकर आदमी कितना रिलीफ फील करता है। अच्छा। तो मैंने ये लिखा है कि खुदा का शुक्र है कि मैं आज़ाद हो गया आज, और मेरे जो कलम जिसको मैंने खुद प्रतिबंध लगाया था, मैंने खुद अपने लिए जंजीरें चुनी थी, मैंने खुद अपने आप को बेचा था, मैंने खुद खुशामद करने की वो एक्सेप्ट किया था, वो ख़त्म हो गया, और सारी उम्र डरता रहा कि कोई मेरा नामा अमर स्याह न कर दे, यानी रिपोर्ट ख़राब न कर दे। और आज मैं खुश हूँ, और पुकारती है, उसका उन्वान है, पुकारती है मुझे मेरी गुमशुदा आवाज़, यानी जो मेरी शुरू की आवाज़ थी वो आवाज़ मैं भूला नहीं हूँ, और वही आवाज़ मेरी आज भी आवाज़ है। एक ज़ाती सवाल करना चाहता हूँ रिफत भाई, कई बार इस तरीके के जब मकाम आते हैं नौकरी के वक्त पे या दोस्तों से, आदमी जब चोट खाता है तो उस चोट खाए हुए वक्त में 2 पहलू होते हैं। एक तो ये है कि अब आपके दोस्त आपको मदद करते हैं, लेकिन कई बार दोस्त ही चोट देते हैं जी। तो ऐसे हालात में जबकि आपके दोस्त आपको कहीं ना कहीं मार रहे हैं या उन्होंने आपको आहत किया हुआ है, ऐसे में परिवार आपको बड़ा सहारा देता है। जी। जिन शायरों ने अपने परिवार को बहुत कहना चाहिए महफूज रखा है, और उस कहना चाहिए इदारे को बिल्कुल कहना चाहिए कि इतनी ताकत है कि वो उसमें आदमी को बड़ी ताकत देते हैं वो। लेकिन दो स्कूल हैं, एक ये है कि शायर हैं यार ये परिवार ये हमारे वश का नहीं है ये संभालना। एक दूसरा पहलू ये है कि साहब परिवार बड़ी चीज़ है, उसको अगर आप महफूज रखते हैं तो दुनिया की किसी भी ताकत से आप बराबर लड़ सकते हैं। आपका मैं बता तजर्बा क्या रहा? मेरा तजर्बा ये है कि पहले तो मैं परिवार का कायल नहीं था, पहले मैं इतना बोहेमियन था कि मैं शादी नहीं करूँगा। एक चीज़ मेरी ज़िंदगी में आई जिसका बहुत लोगों को इल्म नहीं है जी। मेरी एक नॉवेल जो मैंने अभी हाल में लिखी है जिसका नाम है अंधेरे उजाले के बीच। हाँ। ये नॉवेल है साइकोएनालिसिस के बारे में और तहरीर नफ्सी। मैंने 1 साल तक 1.5 साल तक अपना ये साइकोएनालिसिस कराया। उस साइकोएनालिसिस से मुझे इंज़िबात, मुझ में ज़ब्त पैदा हुआ, मुझ में तरतीब आई, मुझ में सहन शक्ति आई, और मेरी शख्सियत में बड़ा चेंज आया, और मेरी शायरी भी चेंज आया। तो साइकोलॉजिकल जो कुंठाएँ होती हैं, जो इस तरह के जो जड़ पकड़ जाती हैं आदमी में, उन चीज़ों को साइकोएनालिसिस आपको उससे रिलीफ करता है। मुझे घुटने का दर्द था, मुझे बहुत सी चीज़ थी, बहुत सारी चीज़ें थी, बीमार था, क्या था, और वो सब साइकोएनालिसिस ठीक हुआ मेरा। उन्हीं तजर्बात को सामने रखकर मैंने एक नॉवेल भी लिखा है। तो मैं उस ज़माने तक शादी करने के हक़ में नहीं था। यानी जो आदमी नौकरियाँ छोड़ रहा हो, बम्बई में जाके मैंने रेडियो करने से पहले 4-5 नौकरी छोड़ी, और ये भी इसलिए पकड़े रहे कि थोड़ी सी शोहरत थी, थोड़ा सा नाम था, वरना क्या
फिल्म में भी पहुंच सकते थे। तो फिर जब मेरा परिवार आया है, जब मेरी शादी हुई है, उस वक्त तक मैं उस तरह का बैलेंस हो चुका था उस ट्रीटमेंट के बाद, 1-1.5 साल ट्रीटमेंट के बाद। तो उस ट्रीटमेंट से मेरे रवैये में, मेरे उठने बैठने में बहुत ही तब्दीली आई, बहुत तब्दीली आई। वो जो नज़म मैं आपको सुनाई थी, दोशीज़ा जी थी, वो करूँ और वो गीत गाएं, वो उससे पहले की नज़म है, एग्रेसिव नज़म है। और मैं समझता हूँ कि ये जितनी एग्रेसिव शायरी लोग करते हैं, उनके यहाँ वो अंदर की जो उबाल हैं वो ही आते हैं। तो मेरी फैमिली जो थी, मेरी बीवी जो थी, वो चूँकि एक रिवायती घराने की औरत थी, इससे उनकी एक तो बहुत डिमांड्स नहीं थी। हालांकि अच्छे घर की औरत थी, लेकिन मैंने उनको जिस तरह के साथ दिया, जिस तरह की वो दी, तो वो हमेशा मुझे मशवरा देती थी। तो एक वाक़या मेरी ज़िंदगी में ऐसा हुआ कि जो आप फरमा रहे हैं, ये जब जिस ज़माने में सन 71 की जंग हुई, तो 71 की जंग में खलीक साहब शायद आपको भी पता ना हुई है कि जुलाई से और नवंबर तक मैं रोज़ाना 15 मिनट का प्रोग्राम बनाता था। प्रेमनाथ दर उस ज़माने में मुझे इस काम को, उर्दू मजलिस के अलावा जी। और वो प्रोग्राम जो था वो ऐसे ब्रॉडकास्ट होता था कि जैसे ढाका से हो रहा हो, अच्छा। होता था कलकत्ते से। अब जब जंग छिड़ गई तो मुझसे इन्होंने कहा कि आप कलकत्ते जाइए, ट्रांसफ़र हो गया मेरा। उस ज़माने में हालत ये थी कि पता नहीं जंग कितनी लंबी चले, जब क्या हो। मेरा घर में कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, बच्चे मेरे सर्विस वगैरह में नहीं थे, कहीं में नहीं थे। मेरे सामने कई ऑप्शन थे। मुझे तेज अखबार में हमेशा से ऑफ़र रहा कि आप एडिटर बन जाइए, कुछ बन जाइए, कुछ भी। तो मैंने बीवी ने कहा कि आप ना जाइए। मैं नहीं चाहता। मैंने मेडिकल सर्टिफिकेट दे दिया। इधर हमारे जो मुखालिफिन थे रेडियो में, जिनमें सबसे बड़ा नाम सागर के लक्कानी साहब जब जा चुके थे, हमारे दोस्त महमूद हाशमी ने ये मशहूर करा दिया कि साहब वो तो निकाल दिए गए। हालांकि मैं छुट्टी पे गया हुआ था। इत्तेफाक से चूँकि मीडियम में प्रोग्राम था, तो वो उर्दू मजलिस भी बंद हो गया था उन दिनों में। तो फिर दोबारा मैंने छुट्टी बढ़ाई, तो मेरे एक और दोस्त हैं शाम कुरैशी, उन्हें कहीं से ये पता चला कि शहर में ये अशवाक है कि रिफत सरोज की नौकरी ख़त्म हो गई। और बड़े परेशान लोग। मैं अपना ऐश कर रहा हूँ घर में, तो टेलीफोन आया उनका। सभी से पूछा उन्होंने मेरी बीवी से कि क्या हाल है उनका। ठीक है, उन्होंने अंदाज़ा किया भी तो घर में कोई पूछ नहीं। फिर मुझे आए और बताया कि ऐसी सी बात है। तो मैंने दर साहब से कहा, दर साहब रेडी से जा चुके थे, कहने लगे तुम ज्वाइन कर लो। तो मैंने फिटनेस सर्टिफिकेट लेके ज्वाइन कर लिया। तो इत्तेफाक 2 दिन बाद जंग ख़त्म हो गई और कोई वो नहीं था। अमीर खफीन निकले, भाई रिफत साहब सुना आप बर्खास्त हो गए। मैंने कहा यार पता नहीं, मैं तो अभी अपने ASD को ज्वाइनिंग रिपोर्ट दे के आ रहा हूँ। कहने फिर तो नहीं हुए। ये ऐसे नाजुक वक्त में मेरी बीवी ने मेरा सहारा दिया कि नहीं आप मत जाइए, क्योंकि हमारा कोई ऐसा वो नहीं है और जो कुछ होगा हम देखेंगे। तो ये जो आप सपोर्ट कर रहे हैं, बच्चे हुई भाई। इत्तेफाक की बात है कि मेरी दोनों बेटियां जो हैं, दोनों साहित्यिक हैं और दोनों का प्यार मुझ पर इतना ज़्यादा है कि ये लगाना मुश्किल है कि कौन है कौन ज़्यादा है। जब मेरा ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ, मेरे ट्रेन से एक्सीडेंट हो गया था, मेरा हाथ पांव सब कुछ कट चुका। तो उस एक्सीडेंट में इत्तेफाक से क्या था, शाहिना जी मेरी बेटी हैं, वो अपने हस्बैंड के साथ अमेरिका जा रही थी। शबाना जो मेरी बेटी हैं, वो सरकारी हज के डेलीगेशन में उनका नाम आ गया था। जावेद साहब जो हैं वो छुट्टी पे थोड़े दिन के लिए सऊदी अरेबिया से आए थे। नवेद यहाँ सर्विस करते हैं। उस एक्सीडेंट की वजह से सारा ख़ानदान स्टैंड स्टिल हो गया। बड़ी बात है। बीवी का इंतकाल हो गया था, स्टैंड स्टिल हो गया। ये न वो अमेरिका गई, न वो हज करने गई, न वो सऊदी वापस गए, न नवे दफ्तर आए। और जनाब हर वक्त हर घड़ी यानी जो उनकी जो डिवोशन है मैं कभी भूल नहीं सकता। और वही मेरी क़ुव्वत थी।